नमस्कार दोस्तों, दिस इज़ सुनील कुशवाहा और आज हमारे साथ आकाश हैं। तो इनका कल एग्ज़ाम था, इनका कल एग्ज़ाम था और एग्ज़ाम में जो चेंजेस आ रहे हैं उसके रिगार्डिंग ये बात करने वाले हैं। तो पहले तो आकाश भाई स्वागत है आपका। तो ये बताइए कि कल आपका एग्ज़ाम था, तो पहले तो एग्ज़ाम के पैटर्न के बारे में बताइए कि एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहा। सर, एग्ज़ाम का पैटर्न ऐसा था कि जीके वाला जो पोर्शन था ना, पूरा टफ आने लगा है। पहले से बहुत ज़्यादा टफ आने लगा है और रीजनिंग का भी पैटर्न चेंज हुआ है। रीजनिंग में पेपर कटिंग से क्वेश्चन थे, 4 से 5 क्वेश्चन थे, पूर्व धारणाएं से क्वेश्चन थे और अपने कोडिंग बिल्कुल नहीं थी, ABCD वाली कोडिंग बिल्कुल नहीं थी, ओनली 2 क्वेश्चन कोडिंग के थे। अच्छा। और मैथ का पोर्शन भी बहुत अच्छा था, लेवल हाई था उसका। तो मतलब पहले जो एनालिसिस देख रहे थे, कौन से बिना स्टूडेंट पर देखते हैं, उस पर एनालिसिस देखते थे डेली, तो उससे कितना चेंजेस अभी कल के एग्जाम में आया हुआ है? उससे लगभग पूरा ही चेंजेस आया हुआ है। जो एग्जाम में क्वेश्चन उसमें बता रहे थे सर, मतलब पहले जो आ रहे थे वो, हाँ, वो बिल्कुल भी नहीं आए क्वेश्चन। अच्छा, मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं। जो एनालिसिस में बच्चे क्या करते हैं कि मतलब जो थोड़ा बहुत याद रहता है उसको उसमें बुक से देख के और क्वेश्चन बना के सर को भेज देते हैं, वो करवा देते हैं। अच्छा जी, मतलब जो इजी क्वेश्चन रहते हैं वो उनको याद रहते हैं, वो याद रहते हैं, उसके बेस पे एनालिसिस करवाते हैं। तो मेरा ये कहना है कि एनालिसिस के भरोसे ना रहें, अपनी सेल्फ स्टडीज ज़्यादा पे विशेष ध्यान दें। मतलब देखिए एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी क्या है। क्या होता है, जैसे पूरे क्वेश्चन तो कभी नहीं मिल पाते। जो स्टूडेंट, जैसे मैं एग्ज़ाम देने गया, टफ क्वेश्चन तो बाई चांस याद रहता है। जो इजी क्वेश्चन होता है, यदि मुझे पता नर्मदा नदी के उद्गम स्थल क्या है तो मैं बताऊँगा अमरकंटक है, और पूछूंगा नर्मदा नदी कौन से शहर से होकर निकलती है, ऐसे कुछ अटपटा सा शहर का नाम आया तो शायद वो क्वेश्चन याद मुझे ना रहे, क्योंकि मुझे आता नहीं। मतलब एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, ऐसा क्वेश्चन यदि मैथ में कोई क्वेश्चन आया तो वो नहीं, जनरली याद नहीं रहता। और जो एग्जाम दे के निकलते हैं उनको केवल आप पूछोगे तो 10 क्वेश्चन या 12 क्वेश्चन से ज़्यादा कोई नहीं बता पाता। ठीक है, ये फैक्ट है। यदि तो अब थोड़ा डिटेल से बात करते हैं। मैथ का जो पोर्शन था उसमें क्या क्या टफनेस थी? तो परसेंटेज के क्वेश्चन घुमा के दिए थे, बहुत सारे घुमा के क्वेश्चन दिए थे और सरलीकरण का क्वेश्चन एक भी नहीं था, ओनली एक सरलीकरण का क्वेश्चन था। क्वेश्चन थे पूरे घुमा के दिए हुए थे। क्वेश्चन का साइज छोटा भले था, लेकिन दिमाग वाले इतने क्वेश्चन थे कि मतलब उनको करना बहुत डिफिकल्ट हो रहा था। शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो रहे थे कि नहीं? नहीं, शॉर्ट ट्रिक से बिल्कुल नहीं हो रहे थे। शॉर्ट ट्रिक वहाँ पे दिमाग काम ही नहीं कर रहा था कि शॉर्ट ट्रिक का काम कर जाए कि ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा। अच्छा, और रीजनिंग का मतलब कौन से क्वेश्चन जो पहले आ रहे थे और बाद में नहीं आए? पहले देखो कोडिंग डिकोडिंग से आ रहे थे, ABCD कोडिंग वाले आ रहे थे, वो अब बिल्कुल भी नहीं आ रहे हैं। और अपना जो पेपर कटिंग वाला था जो पहले नहीं आ रहा था, अब भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आ रहे हैं उसके। पूर्व धारणाएं से जो पहले क्वेश्चन नहीं आ रहे थे, पूर्व धारणाओं से 2-3 क्वेश्चन आ रहे हैं। और भी कथन निष्कर्ष वगैरह से भी आए थे क्वेश्चन, और 2 क्वेश्चन वेन डायग्राम से थे। ऐसे कुछ क्वेश्चन थे। चलो, मैथ का और रीजनिंग का हो गया। अब ये पोर्शन जो सबसे टफ तुम्हारे द्वारा मुझे बताया गया कि जो जीके वाला पोर्शन था काफ़ी टफ आया था जी, तो उसमें क्या क्वेश्चन थे, एमपी के कितने थे और जीके का? सर ये था, MP का एक भी क्वेश्चन नहीं था उसमें। अब जब एमपी का कांस्टेबल का एग्ज़ाम और एमपी के क्वेश्चन नहीं है तो इसमें क्या होता है, जो बाहर के जो स्टूडेंट है अदर स्टेट के, उनको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि जब एमपी क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे तो उनको इंडिया लेवल का तो सब पढ़ते ही हैं, चाहे किसी भी आप राज्य में हो, तो उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट होने वाला है इस चीज़ से। तो आप ये बताइए, एमपी क्वेश्चन नहीं थे और साइंस का क्या लेवल था? साइंस का भी बहुत तगड़ा ही लेवल था। जो नॉर्मल जो साइंस अपन लोग पढ़ते हैं उसमें से तो ये मान लो कि कुछ भी नहीं आया था। बहुत हाई लेवल की डिटेल में जाके वो पूछने लगे हैं। अब पहले नहीं पूछ रहे थे इतना, लेकिन आप बहुत ज़्यादा डिटेल में जाके पूछने लगे हैं। तो देखिए साथियों, यदि आपको क्वेश्चन देखने हो कि किस लेवल के कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आप बिना इंस्टीट्यूट पे आके दे सकते हो। मैं तो केवल एक जनरल थॉट बता रहा हूँ कि यदि आप केवल 20 दिन से ये कर रहे हो कि आप एनालिसिस देख रहे हो और अपनी किताबें अपने साइड से रख दी हैं, तो ये आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। आप पिछले जो 1 साल से तैयारी कर रहे हो उसको आप रिवाइज करो बार बार, वो ज़्यादा बेटर है ना कि आप एनालिसिस के भरोसे रहो। अच्छी बात है, आप एनालिसिस देख ले, 1 घंटे का एनालिसिस आपने देख लिया 1 घंटे का, उसके बाद फिर आप अपनी 12 घंटे पढ़ाई भी अपने हिसाब से करो। एनालिसिस को छोड़ो, अपनी जो अकॉर्डिंग आपने जो अपना वो बना के रखा है, फॉर्मेट बना के रखा है तैयारी का, जैसे आपने 3 घंटे आपको मैथ रिवीजन करना है, 2 घंटे आपको साइंस रिवीजन करना है, 2 घंटे आपको रीजनिंग रिवीजन करना है, 2 घंटे आपको जीके पढ़ना है, तो ऐसे आपको पढ़ना है। तो आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। अपना जो अपना पैटर्न है, जो अपना आपने जो अभी तक का आपने जो
पढ़ने का तरीका बना के रखा है उसको चेंज ना करें, क्योंकि देखिए लास्ट टाइम आप चेंज करोगे तो आपको नुकसान होगा। चेंज करना है तो 1 साल पहले से करिए, 6 महीने पहले से करिए। आखिरी टाइम जो भी जितना भी आप चेंजेस करोगे उसका आपको लॉस ही होने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये प्रकृति है, ये कभी चेंज नहीं मांगती है। मतलब चेंजेस होते हैं और उस चेंजेस के हिसाब से फिर आपको अडॉप्ट होना पड़ता है उसके प्रकृति के अकॉर्डिंग। एग्ज़ाम चेंज होते हैं और एग्ज़ाम के हिसाब से आपको खुद को चेंज करना है, ठीक है। तो ठीक है आकाश भाई, देखते हैं। वैसे नंबर आपके जितने भी आए हों ये बता नहीं रहे हैं, लेकिन जितने भी नंबर हैं चांस है कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर 1-2 नंबर बढ़ जाए नॉर्मलाइजेशन में, तो इनके चांस है कि इनको फिजिकली के लिए बुला लिया जाएगा। और मुझे लगता है कि यदि पेपर टफ आया रियल में तो कम से कम 3 से 4 नंबर आपको नॉर्मलाइजेशन में बढ़ने चाहिए। वो तो जब समझ में आएगा, जब आपकी आंसर की आ जाएगी। तो बहुत धन्यवाद आकाश भाई। और क्वेश्चन तो आपको मिल ही गए होंगे, तो थोड़ा सा आप अपनी बुक पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। बुक ही आप एक ऐसी चीज़ है जो आपका भला कर सकती है, बुक ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको जीवन में खुशियाँ ला सकती है। इसके अलावा आप कितने भी खुश रह लीजिए, कितनी भी कुछ कर लीजिए, आपको खुशी नहीं मिलने वाली। केवल किताब ही एक ऐसी चीज़ है जो आपको खुशी देने वाली है। तो पढ़ते रहिए, किताबें ही पढ़ते रहिए बस, इसके अलावा आप कहीं मत भटकिए। किताब का मतलब किताब पढ़िए, आपने जहाँ से कोर्स लिया है कोर्स पढ़िए, ऑफलाइन ऑनलाइन किताबें पढ़िए, ठीक है। इसके अलावा यदि आप शॉर्ट ट्रिक के चक्कर में भागोगे तो मुझे नहीं लगता कि शॉर्ट ट्रिक आपके जीवन में भला कर पाएगी। आपके 40 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन आपके शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व हो जाएंगे, वो भी ऐसे क्वेश्चन होंगे जो डायरेक्ट क्वेश्चन आए होंगे, लेकिन 30 क्वेश्चन आपके शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व नहीं होने वाले, मैं ये आपको गारंटी देता हूँ। तो आप बेसिक पढ़िए, बेसिक के बाद आप शॉर्ट ट्रिक पढ़िए। जो क्वेश्चन आपको बेसिक से नहीं आ रहा शॉर्ट ट्रिक से लगाइए, शॉर्ट ट्रिक से नहीं आ रहा बेसिक से लगाइए। क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप शॉर्ट ट्रिक पढ़ते जा रहे हो और बेसिक आपको पता ही नहीं है। एक स्टूडेंट जिसको बेसिक अच्छे से आता है बिना शॉर्ट ट्रिक के पेपर सॉल्व कर लेगा, लेकिन एक स्टूडेंट जिसको शॉर्ट ट्रिक अच्छे से आती है बिना बेसिक के पेपर सॉल्व नहीं कर पाएगा। ये आप समझिए और आगे से ऐसी गलती ना हो। आगे बहुत सारी वैकेंसी आने वाली है और जब भी वैकेंसी आती है मैं अपने चैनल पर आपको अपडेट कराता रहता हूँ अपडेट। तो सब्सक्राइब करिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए। गुड डे, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।